हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज हमारी वीडियो नंबर 4 और आज की क्लास में हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो लास्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस एंड फीचर्स, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने से पहले, सॉरी, फंक्शंस एंड लिमिटेशंस, तो इसमें कुछ बताने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था उससे बहुत कुछ मिलता जुलता पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो चलो फटाफट हम लोग पढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे हो तो जा करके 1 2 3 आप ज़रूर से देख लो। तो यहाँ पर चलो हम लोग फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिक्स का ना काम क्या क्या होता है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने देखा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने में कि हमारे जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। बोलोगे कैसे? तो चूंकि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या लेते हैं, प्रॉपर डेटा लेते हैं। तो ये डेटा जो होते हैं कंपैरिजन करने में, स्टडी करने में, कितना कंजम्पशन हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिस्ट्रीब्यूशन कितना करना है। तो ये सारी चीज़ के लिए क्या करता है, स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन डिफाइनाइट फॉर्म। अब देखो फैक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो फैक्ट्स में जो हो रहा है, जैसे मान लो कि अभी कोरोना चल रहा था, ठीक है। तो कोरोना के पीरियड में कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग जो हैं वो आइसोलेशन में रहे, तो ये सारी चीज़ को हम लोग क्या फिगर आउट करके ही तो बताते हैं ना। जैसे रोज़ कहा जा रहा है कि भाई केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, कहीं कहीं और ज़्यादा है। तो ये सारे को हम लोग कैसे दिखा रहे, एक पर्टिकुलर नंबर में दिखा रहे। तो जितने भी प्रेजेंटेशन होते हैं फैक्ट्स के, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हमारी स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, मदद करती है। तो स्टैटिस्टिक्स का ये काम होता है कि आप जो है उसको फिगर आउट करके हमें बताओ, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में मदद करती है। अब मान लो गवर्नमेंट को कोई पॉलिसी बनानी है तो वो क्या करेंगे, पिछले उससे रिलेटेड पॉलिसीज या वैसे उन्होंने अगर प्लान्स बनाए हैं तो क्या करेंगे, उसका स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में देखते हैं कि भाई हमें कौन सा प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कैसे जो नए प्लान्स हमें बनाने हैं, नई पॉलिसीज हमें फॉर्मुलेट करनी है। फिर आता है इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट। अब देखो प्लान्स एंड पॉलिसीज यहाँ फॉर्मुलेट तो कर ली, अब उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव कैसे देखेंगे, इम्पैक्ट कैसे देखेंगे, तो पिछले कुछ सालों में, ठीक है, पिछले कुछ सालों में क्या रहा और अभी हमारा जब जब से हमने चेंजेस किया, जब से हमने पॉलिसीज लगाई, प्लान्स लगाए, तब से क्या इम्पैक्ट पड़ा। मान लो कि कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी, तो जब हम उसे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए, तो डाटा चाहिए। डाटा कहाँ से मिलेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स से मिलेंगे। तो सीधा सा बात हो गया ना कि फंक्शन क्या हो गया उसका, तो वो इवैल्यूएशन करने में भी हमारी मदद करता है। अब देखो यहाँ पर एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है, स्टार मार्क दे करके रख लेना इसमें, क्योंकि कई बार इसमें आप कंफ्यूज होते हो, जबकि ये कुछ पॉइंट कंफ्यूजन वाला है ही नहीं। हमेशा की तरह जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि नाम से मतलब को समझने की कोशिश करो। कई बार नाम अलग भी होते हैं तो उसका हम लोग मतलब निकालेंगे ना। देखो, हेल्प्स इन इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं आपके पास, ठीक है। वो दो वर्ड कौन से हो गए, फर्स्ट इज इंटरसेक्टोरल एंड द सेकंड वन इज इंटरटेम्पोरल। तो इंटरसेक्टोरल, सेक्टोरल में हमें सेक्टर दिख रहा है, ठीक है, बोलोगे मैम दिख रहा है, सेक्टर है। और इंटर सेक्टर हम बोलते हैं ना कि मैच होने वाले, कहीं पर फुटबॉल मैच हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है, एक्सक्यूज मी, तो वहां पर हम बोलते हैं ना इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन है, दैट मीन्स एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है, कुछ अलग नहीं है। इंटर सेक्टोरल दैट मीन्स इन डिफरेंट सेक्टर्स, इन बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स, दो सेक्टर्स के बीच में। अब मान लो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ले लिया, प्रोडक्शन सेक्टर ले लिया। एग्रीकल्चर ने जो है अपना प्रोडक्शन किया, जो एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्शन होता है, तो उसने एग्रीकल्चर में मान लो शुगर केन की
खेती जो हुई है वो 80% हुई, ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन भी तो उस हिसाब से होना चाहिए था ना, प्रोडक्शन 20% हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंडस्ट्रीज पीछे रह गई हैं, हमारी प्रोडक्शन सेक्टर पीछे रहा। तो हमने क्या किया, कंपैरिजन अमॉन्ग वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी को टर्शियरी, सेकेंडरी से, सेकेंडरी को टर्शियरी से, इस तरह से करके हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर का एग्रीकल्चर ले लिया है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज ले ली, दोनों का कंपैरिजन किया। आप एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझा सकते हो, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन जब करके हम डेटा निकालते हैं, और कंपैरिजन करने के लिए हमारी मदद कौन करता है, तो स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि डेटा वहीं से मिलेंगे। अब बात आती है इंटर टेम्पोरल की। टेम्पोरल दैट मीन्स टाइम, ठीक है, टेम्पोरल उसमें हम लोग ले रहे हैं टाइम, मीन्स टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो यहाँ मैंने सी लिखा, सी मीन्स कंपैरिजन, आप पूरा लिखना, कंपैरिजन ऑफ एन, मैं रीड कर दे रही हूं, हो सकता है कि देखने में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लिख लो, कंपैरिजन ऑफ एन इशू ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर पीरियड, इन अ पर्टिकुलर पीरियड जो है, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, डिफरेंस देख रहे हो, अब बोलोगे कैसे, तो हमने अगर डेटा उठाया कि पिछले 500 सालों में कितनी बार जो है धरती पर अर्थक्वेक आया है, ठीक है, हमने देखा अर्थक्वेक कितनी बार आया, उससे कितना नुकसान हुआ, तो हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम लिया 500 ईयर्स का, और उसमें क्या किया है, कंपैरिजन किया। तो यहाँ पर वो क्या हो गया है, कंपैरिजन ऑफ एन इशू ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब लास्ट आता है हमारा, लास्ट सेकंड आता है, एस्टैब्लिशेस रिलेशन बिटवीन फैक्टर्स, जो हमारे फैक्टर्स हैं उसमें हम लोगों को रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ये भी आप लोगों को पता है। फिर लास्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन कंडेंसिंग, ये भी ध्यान से समझना, इसमें भी आप लोगों को दिक्कत होती है, हेल्प्स इन कंडेंसिंग मास डेटा। देखो ध्यान देना, वर्ड्स पे ध्यान देना, कंडेंस करना किसको, मास डेटा को, इनटू, देखो तोड़ तोड़ के, जैसे जैसे अंडरलाइन कर रही हूँ ना, वैसे वैसे अंडरलाइन करके रखना, ताकि रिविजन जब करोगे, पढ़ोगे खुद से, तो समझने में आसानी होगी। कंडेंसिंग एक वर्ड हो गया, मास डेटा को कंडेंस करते हैं किसमें, इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर्स, कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स में इसको हम क्या कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ शॉर्ट में मैंने लिखा है हेल्प्स टू समराइज द डेटा। समराइज करने का क्या मतलब हुआ, अब मैं बोलूं कि पूरे इंडिया की इनकम, ठीक है, पूरे इंडिया की इनकम में क्या आप एक एक बंदे की इनकम याद रख सकते हो, बोलोगे मैम ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है, तो हाँ, इसीलिए तो स्टैटिस्टिक्स है ना बच्चों, स्टैटिस्टिक्स इसीलिए है, बिकॉज मास डेटा को कंडेंस कर रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल मेजर्स में। तो हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, जब आप 12 में जाओगे तो नेशनल इनकम पढ़ेंगे कि भाई पूरे कंट्री का इनकम हमारा क्या है, तो एक हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां पर एवरेज निकल के क्या आया। मान लो कि एक फैक्ट्री है, मैं छोटी सी बात करती हूँ, ठीक है, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 5000 मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने जब एवरेज डेटा निकाला तो 5000 मजदूरों की एवरेज इनकम जो है वो 2000 रुपए, ध्यान से समझना, 5000 वर्कर की, 5000 वर्कर की एवरेज इनकम 2000 रुपीज। तो इसका क्या ये मतलब हम निकालेंगे क्या हर एक वर्कर को 2000 रुपए मिल रहे हैं, नहीं, ये एक एवरेज डेटा है, हो सकता है किसी को कुछ कम मिल रहा हो सकता है किसी को ज्यादा मिल रहा है, और ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 जो हुआ एक एवरेज डेटा हुआ, हमने पूरे के मिला करके एक क्या किया, शॉर्ट डेटा तैयार कर लिया है, एक समराइज फॉर्म तैयार हुआ कि लगभग भैया 2000 रुपए हमारे मजदूरों को दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शंस की कैसे काम करता है स्टैटिस्टिक्स। अब इसके लिमिटेशन क्या होते हैं, किस दायरे में रह के उसे काम करना पड़ता है। पहला हो गया डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी ना कि जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, नहीं देखे हो तो जाके एक बार देख के आना। स्टैटिस्टिक्स डील्स विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, ओनली नंबर्स में डील करता है, कोई मतलब क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते। स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली एंड एवरेज, जो अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज में इसकी सत्यता को देखा जाता है, लेकिन इसके डेटा पूरी तरह से सही होंगे ये कहना सही नहीं है। Statistic needs an special expertise because
स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है स्टैटिस्टिक्स के लिए। अगर मान लो कोई स्टैटिस्टिशियंस है तो उनको स्पेशल नॉलेज की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ही वो काम को कर सकते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल, ये भी हमने देखा था। होमोजेनिटी होनी चाहिए, मीन्स अगर आप हाइट के बारे में बात कर रहे हो तो आप हाइट को ही देखोगे, हाइट का कंपैरिजन आप किसी के मार्क्स के साथ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पर डेटा की होमोजेनिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स मे प्रूव टू बी रॉन्ग। यहां पर देखो, विदाउट रेफरेंस के जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, रेफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो आखिर क्या है। तो चलो एक छोटा सा हम लोग चार्ट बनाते हैं यहाँ पे, उससे हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि मैं यहाँ पर अच्छा ये तो आपका कंप्लीट हो गया ना फंक्शंस, चलो ऊपर वाला नहीं तो मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ इसे मिटा रही हूँ, आप लोगों ने कॉपी किया होगा आई होप, नहीं तो बैक में जाके आप कॉपी करना। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाती हूँ, आप समझने के लिए वो चार्ट को बना के भी रख सकते हो। जैसे मान लो जब हम लोग स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पर किसी कंपनी का 3 साल लिया, ठीक है, 2018, 2019 और 2020। ठीक है, 3 ईयर लिया है, 3 फॉर्म ले लिए। ठीक है, ध्यान से समझना इसे, A, B एंड C। ठीक है, 3 ईयर लिए, 3 फॉर्म ले लिए। ठीक है, अब A का जो डेटा है वो हम लोग लिख दे रहे हैं 14,000। ये हम लोग प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि भाई तीनों फर्म ने कितनी प्रॉफिट कमाई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग ले रहे हैं तो हमने कितना लिया, A का 14,000, 16,000 और 18,000। उसके बाद में हम लोग ले रहे हैं B का 18,000, 16,000 एंड 14,000। चलो ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, 16, 14, 18, हाँ ठीक है 48। तो ये हमने B का ले लिया। अब चलो बारी आती है C की, तो C का हमने तीनों ईयर का प्रॉफिट इक्वल रखा, 16, 16, 16। अब देखो यहाँ पर जब हम लोग एवरेज की बात करते हैं, हमने टोटल प्रॉफिट निकाला। ठीक है, टोटल प्रॉफिट ले लिया रुपीज में। सपोज दैट इसका टोटल हम लोग कर दे रहे हैं, तो इसका टोटल तो हम लोग करके देखते हैं, 16, 14 कितना हो जाएगा, 30, 40, 48। ठीक है, ये भी 48 आएगा और ये भी 16, 16, 16, 48। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास में क्या देखने के लिए मिलता है कि सभी का प्रॉफिट बराबर है, लेकिन ग्रो कौन कर रहा है, एक ग्रोथ कर रहा है, 14 से 16 हुआ, 16 से 18 हुआ। बी क्या कर रहा है, बी का प्रॉफिट डिक्लाइन होते जा रहा है, मींस बी जो है वो हो सकता है लॉस में जा रहा है। ठीक है, और सी जो है वो कांस्टेंट है, ना प्रॉफिट उसका बढ़ रहा है ना उसका लॉस हो रहा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज की बात कर दें तो एवरेज कितना निकल करके आएगा, तो एवरेज भी तीनों का बराबर निकलेगा। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस किया और डिवाइडेड बाय जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो 1, 2, 3 ईयर्स हैं, डिवाइड कर दें अगर तो एवरेज निकल जाएगा 16,000। चूंकि तीनों बराबर है तो तीनों का बराबर है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ कि तीनों के एवरेज तो बराबर आए, लेकिन क्या तीनों की कंडीशन बराबर है, बोलोगे नहीं मैम, एक तो ग्रोथ कर रहा है, दूसरा डिक्लाइन में जा रहा है, तीसरा कांस्टेंट है। तो वही चीज होती है यहाँ पर कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं, इसके रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। यहाँ पर आपको ठीक से देखना होगा, समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में डेटा क्या बताना चाह रहे हैं। प्रॉन टू मिसयूज, प्रॉन टू मिसयूज आपको क्या बताता है, इट कैन बी मिसयूज्ड, दैट मीन्स स्टैटिस्टिकल डेटा जो होते हैं उनका मिसयूज हो सकता है। ठीक है, ये रॉन्ग हो सकते हैं। बोलोगे ऐसा क्यों, ये आपके इंटरेस्ट पे, दैट मीन्स आपके यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है डेटा को कितनी समझदारी से और कितने अच्छे से यूज कर रहे हो, डेटा आप सही ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपके ऊपर ये पूरी तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये इसके साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए क्या करना है, आपको बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है और प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछना है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।